बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमलाल को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता है का दिन खैरियत से गुजरे और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत आज आलमी सेहत का दिन मनाया जा रहा है और इस दिन का मकसद जो है वो ये है कि तमाम दुनिया में ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि सेहत बुनियादी ज़रूरत है और उसके ऊपर तवज्जो तमाम हुकूमतों को देनी चाहिए। बिल्कुल, एंड आई थिंक खास तौर पर इस पेंडेमिक में ये इंपॉर्टेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है कि हेल्थ इज प्रायोरिटी, बाकी सब चीज़ें बाद में आ जाती हैं। वो चाहे कोई कारोबार है, वो चाहे कोई बिजनेस के साथ साथ वो इवन तालीम है, वो भी सेकेंडरी हो जाती है। जान है तो जहान है, बिल्कुल। और ऐसा ही कुछ डिसीजन कर लिया गया जब स्कूल्स के हवाले से डिसीजन आया कि 18 अप्रैल तक 9th से 12th तक क्लासेस जो हैं वो बंद रहेंगी। उसके बाद 28 अप्रैल तक बाकी यकम से 8वीं जमात तक क्लासेस जो हैं वो बंद रहेंगी। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। तो बहुत से लोग नाराज हुए, स्कूल्स वाले भी खुश नहीं थे इस पर। लेकिन बात फिर वही है कि अगर आपकी हेल्थ है तो बाकी सारी चीजें इंटैक्ट हैं, अदरवाइज हेल्थ नहीं है तो किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं। और इसके साथ साथ जैसे कि कोरोना के हवाले से बहुत सी अपडेट्स हैं, वहीं पर एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई। कल ANP जो कि अहम जमात थी PDM की, उसने अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया। इसकी क्या वजूहात थी, क्यों ऐसा हुआ, और फिर पीपल्स पार्टी को जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया उसके बाद जवाब में फिर पीपल्स पार्टी क्या कहेगी, ये तमाम सिचुएशन किस तरफ जा रही है, इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन अभी नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। और टॉप स्टोरीज में सबसे पहले तो हम कोविड की सिचुएशन ही डिस्कस करेंगे। कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए हैं जी। पाकिस्तान में मजीद 102 अमवात, 24 घंटों में 4004 नए केसेस रिपोर्ट हुए और मस्बत केसेस की शरह जो है वो 9.60 रही। फिर पंजाब के 13 अजला में पहली से 8वीं जमात की क्लासेस ईद तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। सईद गनी ने कहा है कि सिंध में 22 अप्रैल से तालीमी अमल बहाल होगा, जबकि मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। इसी के साथ साथ आपको बताएं अगली टॉप स्टोरी, PDM टूट गई। ANP ने अलहदगी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान मरीम नवाज ने नए अपोजिशन इत्तेहाद का इशारा भी दे दिया, जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि ANP के अमल से जग हसाई हुई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का आलमी दिन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। इस दिन को बनाने का बुनियादी मकसद अवामुन्नास में सेहत की अहमियत उजागर करना और इस ज़मीन में आगाही फराहम करना है। तो ये तो हमारे टॉपिक्स रहेंगे आज के शो के जो हमने आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के ऊपर ही बात करेंगे और कोविड सिचुएशन में जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 102 अमवात हुई हैं जो NCOC के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार आए हैं। 404 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पंजाब और लाहौर जो है वो इस वक्त टॉप पर जा रहा है। सबसे ज्यादा अमवात भी पंजाब में है और लाहौर की रेशो जो है वो भी मुसलसल बढ़ रही है। बिल्कुल, लाहौर में रेशो मुसलसल बढ़ रही है। ये बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी भी जो यूजेज है वो बढ़ रही है। गुज़िश्ता दिनों में भी यही स्टैटिस्टिक्स थे। फिर कुछ अहम बड़े फैसले किए जाने थे लॉकडाउन के हवाले से, वो अभी तक नहीं किए गए हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि स्मार्ट लॉकडाउन ही इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए वाहिद हल है। लेकिन साथ साथ एहतियात, मास्क पहनना, ये सब कुछ ज़रूरी है। इस पर हम बात करेंगे कि इस वक्त जो पॉलिसी है वो कैसी है, फिर आगे आइंदा दिनों में क्या एक्सपेक्टेड है और सिचुएशन पाकिस्तान की किस तरफ जा सकती है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं PMA के, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा जो सिचुएशन इस वक्त है कोरोना की ओवरऑल, आपको क्या लगता है कि जो फैसले किए जा रहे हैं चाहे वो लॉकडाउन के हवाले से हों या फिर कहीं पर स्मार्ट लॉकडाउन हो, ये ठीक समझ पे जा रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। फैसले उस वक्त सही होते हैं जब उनका कोई नतीजा हो। वन हैज टू हैव द रिजल्ट ओरिएंटेड आपके जब डिसीजंस हो तो फिर समझ आती है कि ये चीजें ठीक है। कोरोना के हवाले से हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं जिनको मैं समझता हूं कि देखने की जरूरत है कि इस वक्त जो कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, आया कि ये फैसले उसको रोक रहे हैं। नंबर 2, जो कि मरीज हमारे पास हैं उनके इलाज मुआवजा की सहूलतें क्या बेहतर हो कर पा रहे हैं हम लोग, क्या लोगों के अंदर किसी किस्म की परेशानी और ये सारा एक मतलब अजीब सा गुमान तो नहीं गुजर रहा, ये चीज देखने की है। और तीसरा एलिमेंट जो मैं समझता हूँ वो जरूरी और अहम है, वो है प्रिवेंशन। कि आया कि हुकूमत या इदारे या मुआशरा कोई ऐसे इक़दाम कर रहा है जिसके साथ हम प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस वबा को किसी तरह से रोकें। मेरी नाकस राय के अंदर मैं समझता हूँ
कि ऐसी हमारे पास कोई पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं आ रहे कि हुकूमती इक़दाम, मुआशरती इक़दाम और जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इक़दाम हैं वो ऐसे हैं कि जिससे हमने मरीजों को बेहतर देख लिया। हुकूमत कहती है कि एक डैशबोर्ड बना दिया, वहां पे आने से पहले मरीज फोन करे, फिर देखे कहाँ पे जगह खाली होगी। आप रहते अगर मतलब लाहौर को ले लें कि अगर आप रहते हैं कहीं रेलवे स्टेशन के उस पार और आपको जगह मिलती है लाहौर के दूसरे पार, तो मैं समझता हूं कि ये चीजें हैं जिनको एक रीजन के अंदर देख के और बैठ के देखने की जरूरत है। वेयर एज इट इज नॉट पॉसिबल कि एक आदमी एक जगह रहता है, पूरी फैमिली को आप डिस्टर्ब करते हो, उस मरीज को मतलब साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करते हो, तो वहां पे चीजें नहीं है। बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे जिना हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, LGH है, अगर इनको हम देखें तो वहां पे बेड्स की एलोकेशन जो है मतलब अस्पताल 1600 बेड्स का है और वहां पे मरीजों के कोरोना के लिए हमने रखे 20 बेड्स हैं। तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है, जबकि इस वक्त हम रूटीन के केसेस भी दाखिल नहीं कर रहे, रूटीन के केसेस के ऑपरेशंस भी नहीं हो रहे, तो देयर इज एनफ पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ की जिनको अगर हम इस्तेमाल करें सही तरीके से तो इस चीजों को हम बेहतर देख सकते हैं। 18 के करीब मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट, अगर उनको ऑन बोर्ड लें हुकूमत बाय लॉ, बाय इन्फोर्समेंट या जैसे भी, तो फिर भी चीज ठीक हो सकती है। डॉक्टर साहब ये तो तब बात आएगी ना जब सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाएगा, जब बेड्स कम पड़ना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने जैसे जिक्र किया कि फॉर एग्जांपल 20 बेड्स हैं, तो अगर 20 के 20 ऑक्युपाइड होंगे तो ऑब्वियसली उसमें इंक्रीज तो किया जाएगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल गवर्नमेंट इस हवाले से खामोश बैठी हुई है। पहले लॉकडाउन में हमने देखा था कि हम सीख रहे थे, जो पहला फेज आया था कोरोना का, सेकेंड वेव में बेहतर तरीके से हैंडल कर लिया गया और थर्ड वेव में अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि बेड्स मिल नहीं रहे। हाँ, केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, वो तशवीशनाक बात है। आई थिंक हमें उस पर भी बात करनी चाहिए। सिमल, आप तो समझदार हो, क्या आपने देखा है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जाके कैसे हालात हैं? कभी देखा है कि आपने सरकारी अस्पतालों के अंदर कैसे हालात हैं? ये बात एक आपकी बात दुरुस्त है कि अभी हम उस पीक को नहीं पहुंचे कि जहां पे हमारी कोई हाई एंड क्राई वाला सिलसिला का शुरू हुआ, लेकिन इसको आपने जैसे फरमाया कि हमने सीख लिया पहली वेव से दूसरी वेव से, मुझे लगता है कि इसके पास मेरे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि ऐसा नहीं है कतई तौर पे। स्टिल वी आर इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी एज फार एज द कोविड-19 इज कंसर्न, और उसको कहना कि इतना स्मूथ किस्म की हम उसके साथ आगे हैं, गालिबन ये मतलब एक अच्छी होगी, एक खुशाइद बात होगी, एक आपकी अच्छी ख्वाहिश के साथ तो जरूर है, लेकिन ये कहना कि ऐसा हो चुका है, मेरे नजदीक ऐसा नहीं है, अवामुन नास के नजदीक ऐसा नहीं है। ये तो ऐसे ही है ना कि मतलब नॉर्मल हालात के अंदर हमारे इमरजेंसी इसके साथ नहीं होता, और रेशो जो बड़ी है, अब आपको पता है कि अब हॉस्पिटल्स के अंदर वो मरीज आ रहे हैं जो सीरियस हैं, जिनको सीरियसली टेक करने की जरूरत है। ऐसे मरीज नहीं है कि जो मतलब एक पॉजिटिव आ गया चला गया, जिसने टेस्ट ही नहीं करवाए। अभी तो आपको पता है कि लोग टेस्ट ही नहीं करवा रहे। डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि लोग टेस्ट ही नहीं करवा रहे। लोग तो यहाँ पर अभी वैक्सीन के हवाले से भी कंफ्यूज नजर आते हैं बहुत से लोग। मैं तो ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है इस पर भरपूर कैंपेन भी चलाए कि वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे? जो टेस्ट फिर सिचुएशन तो अपनी तरफ, लेकिन जो वैक्सीन की सिचुएशन है वो भी कुछ हौसला अफजा नहीं है, लोगों का रिस्पांस उस तरह से नहीं है जो कि होना चाहिए था। बट सब आप तो फिर कहना रिस्पांस कि आपने 6 देगे बना ली है और जी 5 देगे हमारी खाली पड़ी है और देखिए अब हम कहां से लोगों को बुलाएं। अल्लाह के वली, अब आप देखें तो सही कि हमने टोटल यहाँ पे मुकवाई कितनी है जो है वैक्सीन है। और कभी आप खुद जरा तशरीफ तो लेके जाएं कि एक सेंटर जो हुकूमत ने बनाया, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा सेंटर बनाया, उसकी इत्तफाक से यूटिलिटी ये बेहतर होगी। एक्सपो सेंटर को आई मीन बाय, तो वहां पे यू विल सी द रश देखेंगे। गाड़ी गुजरने के लिए आपको वहां से 1 घंटा लगता है कि वहां गुजरने के साथ हो। नो डाउट कि वहां बहुत अच्छे इंतजाम आते हैं, लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं कि मतलब ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि लोग वहां आ नहीं रहे, मैं समझता हूं कि वहां पे लोग आ रहे हैं। हाँ यस, अगर मीनारे पाकिस्तान के ऊपर कोई कैंप लगाया गया और वहां पे लोगों का टर्नओवर कम है, या हम किसी पुराने, कल मैं एक अपने दोस्त के साथ बताफी साहब के साथ बात कर रहा था तो उन्होंने फरमाया यार डीजी खान के फला इलाके में वहां पे तो लोग आए नहीं। अब ऐसी चीजें हैं जहां पे मतलब जगह के ऊपर जहां लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है, वहां पे ऐसा नहीं है। हेल्थ प्रोफेशनल्स की डेफिनेशंस के अंदर ही आप देखें कोई 17.5 लाख हमारे पास तो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इनमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, उनके साथ अटैच्ड हैं लोग जो के। तो ये बात कहना कि हमारे साथ की वैक्सीन, अभी स्टिल वी डोंट हैव दैट मच वैक्सीन। दुनिया ने तो 40 से 50% अपनी आबादी को अभी तक वैक्सीन लगा चुके हैं। हमारे जैसे गरीब मुल्क अगर साथ वाले देखे जाए, इंडिया है, बांग्लादेश, श्रीलंका है, तो उनका नंबर भी आपको बहुत हाईएस्ट लेवल के ऊपर नजर आएगा।
तो ये अवेयरनेस कैंपेन की, आई एग्री, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमें कैंपेन ज्यादा करने की जरूरत है, लोगों को अवेयरनेस, लोगों के खदशात दूर करने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ अगर आज आप मतलब अच्छा नाश्ता करके आए और आपने समझा कि हुकूमती इकदाम को हमने अच्छा कहना है कि हुकूमत ने बहुत अच्छा कर दिया, तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब कोई भी उन इकदाम को अच्छा नहीं कह रहा है, लेकिन क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, चीजों को देखना बड़ा मुश्किल होता है। एंड आई थिंक हमारा मकसद भी ये होता है कि हम कुछ पॉजिटिव बात करें, कुछ लोगों को हौसला भी दें, अवेयरनेस भी दें। हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर डालकर हम बरी उज़्ज़मा नहीं हो सकते। हमारी अपनी जिम्मेदारी है, मास्क का इस्तेमाल हमारे हाथ में है, गवर्नमेंट ने आकर मुंह पर मास्क नहीं लगाना। तो आई थिंक वो आपका एज अ मेडिकल प्रोफेशन, हमारा एज अ जर्नलिस्ट काम बनता है कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दें कि मास्क के बगैर घरों से बाहर नहीं निकलना, आप कोविड से खुद ब खुद बच जाएंगे, सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सीमन, आई अप्रिशिएट योर एटीट्यूड, आपकी स्टेटमेंट, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। कल कमिश्नर साहब कैप्टन उस्मान साहब के साथ हमारी मुलाकात थी, छोटी सी ऐसे मतलब सरेदस्ती, हम गए थे इधर एक्सपो सेंटर कुछ पीपीईज और मास्क वगैरह देने हुकूमत को, ताकि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स अब बचाया सके। तो आई अप्रिशिएट कि उसकी अप्रोच जो थी हमारे कमिश्नर साहब की, कमिश्नर लाहौर की, कि देखिए लोगों के पास पैसे नहीं है तो मास्क कहां से लेंगे। तो आपने देखा होगा कोई 1 करोड़ के करीब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और कमिश्नर लाहौर जो अपने तवज्जुह से वो अरेंज करके लोगों में बांट रहे हैं। तो ये एक बात कहना कि लोगों ने पहनना जरूरी है, पहनवाना हुकूमत नहीं है। ये मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, ये हुकूमत का काम है कि जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आपका शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि वाकई लोगों को मास्क की अवेयरनेस भी पहुंचाना हुकूमत का काम है, फिर उसके बाद इंश्योर करवाना कि मास्क पहनना है, और ये ज़रूरी हुकूमत के ऊपर भी आता है, लेकिन साथ लोगों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी अच्छा रिस्पॉन्स दें और जो सिचुएशन है उसको देखते हुए रिस्पॉन्स करें। कल एक बड़ा अहम इजलास हुआ जी, NCOC का जो इजलास हुआ तालीमी इदारों के हवाले से, और उसमें यह डिसाइड किया गया कि पहली से 8वीं तक क्लासेस जो हैं वो 28 अप्रैल तक बंद रहेंगी, जबकि 9वीं से 12वीं तक क्लासेस जो हैं वो 18 अप्रैल तक बंद रहेंगी। और इसके साथ साथ ये डिसाइड किया गया कि वो ऑल्टरनेट डेज पर जो है वो अपने कॉलेज या स्कूल्स में जा सकेंगे। साथ ही साथ शफकत महमूद ने बड़े वाज़ेह तौर पर कल ये ट्वीट भी कर दिया कि देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट एग्जामिनेशंस, एग्जाम्स होंगे, AO लेवल्स की डेट शीट्स भी आ चुकी हैं, स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशंस करें, और 9th से लेकर 12th तक के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो भी ईद के बाद कंटिन्यू रखे जाएंगे, और मुतल्लिका बोर्ड जो है वो बाकायदा अनाउंस कर देंगी उनकी डेट शीट भी। तो जो लोग ये ट्रेंड चला रहे हैं, क्योंकि टॉप ट्रेंड मुसलसल 3-4 दिन से चल रहा है, कैंसिल ऑल एग्जाम्स, या जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए, उनके लिए ये क्लैरिटी आ गई है कि एग्जाम्स कैंसिल नहीं होंगे। आप तैयारी करें या ना करें वो आपके अपने बिल्कुल सही बात है कि तैयारी करें या ना करें, अब तो एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब और सिंध ने अपनी कैपेसिटी में, क्योंकि ये विफाक की तरफ से कहा गया था कि आपने अनाउंस करना है आपकी मर्जी से, तो पंजाब ने ये अनाउंस किया कि ईद के बाद स्कूल खुलेंगे 1 से 8वीं तक, और उसके साथ सिंध ने अनाउंस अभी तक किया है कि 22 अप्रैल से तालीमी अमल दोबारा से बहाल होगा। तो अभी ये शबाबदीद सूबों की भी है, और इसके साथ साथ बलोचिस्तान में स्कूल खुले रहेंगे, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वहाँ पर है भी नहीं खास कुछ ज़्यादा। तो इस पर अब सिचुएशन क्या है, कैसे प्राइवेट स्कूल जिसको देख रहा है, जो रिस्पांस आया है गवर्नमेंट का, और इसके साथ साथ जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर हम बात करेंगे। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जब हमारी बात हुई कल तो हमने यही कहा कि अगर कोई फैसला आता है तो क्या हिकमत अमली होगी। आपने कहा था हम लोग तो लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है क्लैरिटी हो चुकी है। आपको क्या लगता है, कोई कन्फ्यूजन अभी मजीद है? देखिए, इसमें तो बड़ी वजाहत आ चुकी हुई है और हम इसमें डिटरमिनेंट हैं। हमने गवर्नमेंट को पिछले साल भी इनके वादों पे यकीन करते रहे और तारीख दर तारीख मिलती रही, हमारी औलादें बर्बाद होती रही। और अब इस साल भी इनका जो ये प्रोग्राम है, आपको याद होगा अभी के पिछले प्रोग्राम्स में हमने ये चीज की थी कि ये डेटें एक्सटेंड होती रहेंगी और शहर भी एक्सटेंड होते रहेंगे। जिस तरह हर तारीख के बाद इन्होंने अब उसमें जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट्स को भी एक्सटेंड करते जा रहे हैं, और हमारी इत्तला के मुताबिक ईद से कबल पूरा पाकिस्तान ये बंद कर देंगे और सितंबर तक ये जो है इसको बंद करने का इनका प्रोग्राम है, तो जिसको हम इसकी मजम्मत भी करते हैं। और इंशाल्लाह कल लॉन्ग मार्च जो है वो मुल्क भर से हमारे काफिले जो है इस्लामाबाद आएंगे। काशिफ साहब, कल भी आपका मुसलसल प्रोटेस्ट चल रहा था, जैसा कि आपने जिक्र भी किया था, और इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हो भी रहा था। अब स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी डिमांड है एग्जाम्स कैंसिल करो। आप लोग कह रहे हैं स्कूल्स खोलो। तो क्या आपको लगता है इस प्रोटेस्ट से या इस लॉन्ग मार्च से कुछ फर्क पड़ेगा? जहां तक तो स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है जी, वो तो O लेवल्स वाले बच्चे कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वो भी उसमें हक बजाने पे हैं।
कि आप जिस वक्त ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं, बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, बच्चों की लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा और एग्जाम पे आप इतने बासिद हैं, तो ये तो बड़ा एक जेन्युइन सी बात है ना कि जब आपका क्लासरूम एनवायरनमेंट नहीं हुआ, बच्चों की तैयारी नहीं है, उनका तो मुस्तकबिल करियर जो है वो दांव पे लगा हुआ है। सेम सूरत हाल हमारे बाकी औलादों की है, तो इनके पास तो कोई हल है ही नहीं। गवर्नमेंट का तो एक्शन प्लान सिर्फ बंद करना है, सिर्फ जलसे जुलूस खुले रहेंगे, बाकी पूरा पाकिस्तान इन्होंने बंद करना है। तो हम तो अपने 7.5 करोड़ बच्चों के आईनी तालीमी हक के लिए बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और एक उस्ताद होने के नाते, बाप होने के नाते ये हर एक का फर्ज है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्राइवेट स्कूल्स की कॉल नहीं है, ये नेशनल सिविल सोसाइटी की कॉल है। इसमें हमारे ठीक है, ये प्राइवेट स्कूल्स की कॉल नहीं है, नेशनल सिविल सोसाइटी की कॉल है। पेरेंट्स भी ऑन बोर्ड हैं। काशिफ मिर्जा ये कह रहे हैं कि कल हम लॉन्ग मार्च करेंगे गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ और गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि ये इम्तियाजी सलूक जो है वो तालीमी इदारों के साथ ना बरता जाए। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको किस तरह से रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करती है। बिल्कुल, इसके साथ जो फैसले वाकई ऐसे लग रहा है कि जो सिचुएशन कोरोना की है उसकी वजह से मजीद अभी सख्ती हो सकती है, इसमें कमी नहीं आएगी। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। जी, ये तो कुछ ब्रेकडाउन्स होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंट पार्टीज के अंदर भी ग्रुपिज्म भी होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आपको एक साइड पर इत्तेहाद नज़र आ रहा होता है तो अगले ही लम्हे जो है वो आपको कुछ डिफरेंसेस भी नज़र आ रहे होते हैं। और ऐसा ही हो रहा है जी पीडीएम के साथ भी, जहां पर अपोजिशन के 10 जमाती इत्तेहाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल अवामी नेशनल पार्टी ने इत्तेहाद से अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया है। बाकायदा ऐलान किया, और ये पहली बड़ी पार्टी है जो कि पीडीएम से अलहदा हो चुकी है, यानी कि पीडीएम के अंदर जो दरार है वो अब वाज़ेह हो चुकी है। सलमान आबिद साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये तमाम मामला आखिर किस तरफ जा रहा है और इसकी बड़ी वजह क्या बनी। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जैसे कि ये बड़ी डेवलपमेंट हुई कल जब एएनपी ने यह बाकायदा अनाउंस कर दिया कि अब उनकी राहें पीडीएम से जुदा हैं। शो कॉज नोटिस वजह बनी, अब अगली बारी क्या पीपल्स पार्टी की होगी? देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि पीडीएम अमली तौर पे अब खत्म हो चुकी है। अब जितनी देर तक पीडीएम रहेगी उसके अंदर ये इख्तलाफात नुमाया तौर पर रहेंगे। अब इस वक्त एएनपी के बाद अगली बारी पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो साहब को मशवरा दिया है कि हमें नोटिस का जवाब देने की बजाय खुद ही अपने आप को पीडीएम से अलहदा कर लेना चाहिए। और बिलावल साहब ने कहा है कि वो सीट के इजलास में इस पर फैसला करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन ने तो वाज़ेह कर दिया है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ फर्दर नहीं चल सकते, और खुद मौलाना फजलुर रहमान भी ये कह चुके हैं, और मौलाना गफूर हैदरी मुसलसल पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पीडीएम की कमांड जो है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी से ज्यादा पीएमएलएन और जेयूआई के कंधों पर है, और वो नहीं चाहते कि अब वो फर्दर पीपल्स पार्टी के साथ चलें। तो मुझे तो अमली तौर पर पीपल्स पार्टी अब इस इत्तेहाद का हिस्सा बनती हुई नजर नहीं आ रही, और मेरे अपने ख्याल में एक नया अपोजिशन अलायंस पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और कुछ और छोटी जमातों के साथ मिलकर बनने का इम्कान है। यानी अपोजिशन के 2 इत्तेहाद सामने आ जाएंगे, एक को पीएमएलएन और जेयूआई लीड करेगी और दूसरे को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करेगी। तो ये तो फिर ऑपोजिशन अगेंस्ट ऑपोजिशन हो गई, फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कौन खड़ा होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सलमान आबिद साहब, जो बार बार ये कहा जाता है कि पीडीएम पर अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहती हैं कुछ जमातें, ये कल जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पर कहा गया एएनपी की जानिब से भी, और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम अब जवाब देंगे शोकॉज नोटिस का। आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एएनपी ने अलहदगी इख्तियार कर ली, तो क्या सिंपल सा सवाल है, अगली बारी पीपल्स पार्टी की है? शुक्रिया सुनील। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम की बानी जमात है, और हम बड़े तहम्मुल से इस पूरे सिनारियो को देख रहे हैं। पहली बात तो ये तो इंतहाई मज़ाक़ा खेज बात थी, शायद खाकान अब्बासी साहब ये समझे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एयर ब्लू की मुलाजिम है, और या वो खुद को प्राइम मिनिस्टर के रोल में देख रहे थे कि उन्होंने सोचा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मौके उनके मातहत हो गई हैं और वो सबसे सरबराह हो गए हैं। ये सोचा गया कि जी शो कॉज भेजें। आज तक मैंने नहीं देखा कि कभी भी किसी सियासी इतिहाद में किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को शो कॉज भेजा हो और उसको 3-4 दिन उसको खूब चर्चा किया हो मीडिया पे कि जो है वो, यानी मुझे ये लगता था कि ये कैसी कोई सोच पनप रही है जिसका मकसद जो है बाकी पार्टी को अंडरमाइन करना है। हम इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप
जो है इस शो कॉज को भी देख रही है। लेकिन सहर साहबा, कल शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि शो कॉज नोटिस नहीं है, सिर्फ वजाहत मांगी है। जब एक ग्रुप बनता है तो उसमें वजाहतें तो मांग सकते हैं, शो कॉज नोटिस नहीं है। उन्होंने ये वजाहत की थी, इस बारे में बताया आपको? तो सर आपने भी तमाम बयान सुने 3-4 दिन, और अभी अच्छा है कि यू टर्न दिया है शाहिद खान अब्बासी साहब ने, लेकिन एक्सप्लेनेशन देखिए, बात यह है हमारा एक प्लेटफॉर्म था, पीडीएम की का सरबराही इजलास बुलाया जा सकता था, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब की तबीयत नासाज है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने उन्हें फोन भी किया, उनकी तबीयत भी पूछी, तो हमारी एक रवादारी भी है और वजहदारी भी है, तो उन्होंने तबीयत पूछी। तो थोड़ा सा सब्र करके जब ये इजलास होता तो जो हमारे तहफ्फुज़ात हैं हम भी बयान करते, जो उनके तहफ्फुज़ात थे वो भी बयान करते। पहले भी पीडीएम के अंदर इख्तिलाफ राय भी रहा है, लेकिन तमाम बातें बड़ी खुशअस्लूबी से और बातचीत के जरिए हल हुई हैं। लेकिन ये जो एक सिचुएशन है ये एक दिन में डेवलप नहीं हुई। हमने इस सिचुएशन को देखा था कि जिस दिन चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हुए थे उससे पहले भी कुछ बयानबाजी स्टार्ट हो गई थी, और शायद जो है कोई अंदरूनी जो है अंदरूनी खाना भी कोई इंतशार चल रहा था पीएमएलएन के अंदर क़यादत के मामले में। और उसके बाद जो है जब जिस दिन चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ उस दिन भी जो है वो एक बजाय ये कि यकजहती दिखाते और हम आगे का फैसला करते, तो तलाश चौधरी की एक अजीब सी ट्वीट आ गई थी। फिर उसके बाद मैं समझती हूँ कि वो जो एक बयान शुरू हो गए और एक तासुर जो है वो उभरना शुरू हुआ कि नई की हर हालत में बाकी पार्टी जो है वो रिजाइन करेगी। तो हमारा तो बड़ा सिंपल सवाल था कि अगर हम रेजिग्नेशन दे देते हैं इस वक्त में, जिसको हम समझते थे कि अभी हम उस पीक पे नहीं पहुंचे और हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं कराती, तो क्या हम बाई इलेक्शन में जाएंगे या नहीं जाएंगे? ठीक है, अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या हम पीटीआई को मौका देंगे कि 5-5 हजार वोट लेके पूरी पार्लियामेंट में? बात आपकी बिल्कुल ठीक है, डिस्कशन होनी चाहिए थी हर नुक्ते के ऊपर, बजाय इसके कि इख्तलाफात को खुलकर सामने लाकर ओपनली लड़ाई कर ली जाती। और एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है जो सलमान आबिद साहब, मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि पेशेंस का मुजाहरा पीपल्स पार्टी कमाल पेशेंस का मुजाहरा कर रही है, लेकिन नून लीग ऐसा लग रहा है कि एजिटेशन में है, मुसलसल बयानात भी आ रहे हैं, नाराजगी का इजहार भी किया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहते हैं आपसे जानेंगे, लेकिन हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। सहर खानवान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पीडीएम के हवाले से और सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, जैसे कि सिचुएशन इस वक्त है, एएनपी तो चली गई, अब पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जा रहा है कि वो भी सख्त फैसला ले सकती है। आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो गफूर हैदरी साहब ने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने भी और जो इत्तेहाद किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और इसके साथ साथ जेयूआई भी मामला देख रही है, ये तमाम मामला है क्या, इसकी वजह क्या बनी है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि पीएमएलएन और फजलुर रहमान इस पीडीएम के प्लेटफॉर्म को एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि हम लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की बजाय पिंडी की तरफ करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने फौज के सरबराह और डीजीआईएसआई का नाम लेकर इदारों पर तनकीद की, वो पीपल्स पार्टी का एजेंडा नहीं था। और पीपल्स पार्टी किसी भी तौर पे मौजूदा सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी की हामी नहीं है। ये वो बुनियादी इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी में, पीएमएलएन में और जेयूआई में पैदा हो गया था। अब उसका अमली नतीजा यही निकलना था जो आज निकला है, और इस नतीजे के बाद अब लड़ाई ये होगी कि कौन हकीकी अपोजिशन है। यानी पीपल्स पार्टी और एएनपी और कुछ जमातें कहेंगी कि हम हकीकी अपोजिशन है, और पीएमएलएन और जेयूआई कहेंगे कि हम हकीकी अपोजिशन है। तो अब लड़ाई एक दूसरे पर इल्जाम ये लगेगा कि एक दूसरे पे कहा जाएगा कि ये फला एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का किरदार अदा कर रहा है, जैसे इस वक्त पीएमएलएन ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के बी टीम के तौर पर ऑपरेट हो रही है। एक बात ये है। दूसरी बात यह कि आने वाले दिनों में ये भी देखना होगा कि मरियम का रोल क्या नजर आता है, क्योंकि मरियम अब बीमारी की बुनियाद पर खामोश है फिलहाल, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे पॉलिटिक्स में। अगर वो एक्टिव होते हैं तो फिर वो तो एक मफामती पॉलिटिक्स लेके चलेंगे, तो फिर वो जो पीएमएलएन के अंदर जो तब्दीली आएगी उसकी भी मायूसी पे फजलुर रहमान को होनी है। इसलिए मरियम का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर वो एक्टिव रहती हैं और वाकई मुल्क से बाहर नहीं जाती हैं तो फिर मामला एक और तरीके से चलेंगे। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि ये जो अपोजिशन जिसने अलायंस बनाया था इमरान खान से टकराव पैदा करने के लिए या इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के लिए, फिलहाल ये आपस में दस्तों गिरेबान हो गया है।
और एक दूसरे पर लान तान कर रहा है, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है कि फलां एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम का रुख कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। ये कुछ डायमेंशंस हैं जो ऑपोजिशन ही के ग्रुप्स में नजर आ रही हैं, लेकिन जो इनका मेन एजेंडा था वो टू बी वेरी फ्रैंक बहुत पीछे रह गया है कि गवर्नमेंट को टफ टाइम देना है या गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना है या गवर्नमेंट को घर भेजना है या आवाम की सुनवाई करानी है, वो कहीं बहुत पीछे। अब एक दूसरे पर इल्जाम लग रहे हैं कि आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, दूसरे कह रहे हैं कि जी हमारे साथ जो है ज्यादती होगी और हमें कॉर्नर किया जा रहा था। एनपी ने भी, पार्टी ने भी कहा कि दो पार्टी फैसले करती हैं, तो मतलब ये कंफ्यूजन तो हो सकती थी, लेकिन मेरा ख्याल है इसका हल भी तलाश किया जा सकता था अगर मिल बैठते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज के तहत लगभग 19 अशियाए ज़रूरिया की चीज़ों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है और ये वो छूट है जो हर साल रमजान से पहले अनाउंस की जाती है। बिल्कुल, और इस फैसले का इतलाक रवां माह 10 अप्रैल से कर दिया जाएगा और रमजान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया पर तकरीबन 7 अरब 84 करोड़ 26 लाख रुपए सब्सिडी की मद में रखने का फैसला भी किया गया है। और इन सिलसिले में स्टोर्स पर रखी गई 19 अशिया पर 90 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी और जो मेन सब्सिडी दी जा रही है वो घी, ऑयल, चीनी, आटा है, जो बेसिक चीजें हैं जो रमजान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होती हैं और गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होती हैं। अब यूटिलिटी स्टोर पर चीनी जो है वो 68 रुपीज पर केजी जो है वो फरोख्त होगी, लेकिन ओपन मार्केट में क्या सूरत हाल होगी, दैट्स अनदर स्टोरी। बिल्कुल, तो इस पर हम बात करेंगे। उमर रोदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एमटी हैं यूटिलिटी स्टोर्स के, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा। उमर रोदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये जो 7 अरब से ज्यादा का पैकेज बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, इसकी जो असल में मामला वहां पर आता है जब इम्प्लीमेंटेशन हो, तो कैसे देखते हैं आप इम्प्लीमेंटेशन, क्या प्लान्स हैं? शुक्रिया जी। जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है जी, हमारे पास स्टॉक्स मौजूद हैं और ये 7.8 बिलियन पाक रुपीज़ की ये सब्सिडी है। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि आटा, दाल, चीनी, इन पे इसके अलावा टोटल 19 अशिया पे ये होगी और इसमें प्राइस बहुत अच्छे डिस्काउंट्स हैं। दूध पे फॉर एग्ज़ाम्पल 20 रुपये पर लीटर का, इसी तरह रेड सिरप, मशरूबात पे, चाय पे 50 रुपये, चीनी 68, आटा 800 रुपये पर 20 kg और घी 170 रुपये पर kg। तो कुल मिला के ये 7.8 अरब रुपए का डिस्काउंट बनता है और ये बहुत अच्छा पैकेज, इससे बड़ा पैकेज आज तक कभी भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पे ये पैकेज दिया जा रहा है और 10 तारीख से शुरू होगा और चांद रात तक इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे। बिल्कुल। उमर रोदी साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ा पैकेज है और गरीबों के लिए दिया जा रहा है, लेकिन फिर एक क्वेश्चन आ जाता है स्टॉक की अवेलेबिलिटी के ऊपर। हमने ऐसे यूटिलिटी स्टोर्स भी देखे हैं जहां पर शेल्फ्स खाली होते हैं और चीज़ें वहां पर अवेलेबल नहीं होती हैं। फिर यूटिलिटी स्टोर्स की लोकेशन के ऊपर दूसरा सवाल आता है कि ज़्यादा क्यों नहीं तादाद बढ़ाई जाती या ऐसे इलाकों में क्यों है जहां जो गुर्बत की एक लाइन हम खींचते हैं उससे नीचे वाले लोग नहीं रहते हैं, तो दे हैव टू ट्रेवल ऑल द वे टू दैट स्टोर। इसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक स्टॉक तो हमारे पास हर साल की तरह इस साल भी हमारे पास स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं हर दफ़ा ये कहने की कोशिश करता हूँ, लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जब ख़रीदेंगे तो हमारे पास जो स्टॉक हमने मुख्तस किया होता है उस दिन का या उस हफ्ते का, अगर किसी को 2 किलो चाहिए, वो कहता है आज मैं जाऊँ और आज मैं 8 किलो ले लूँ, तो अगले बंदे को वो ऑब्वियसली स्टॉक नहीं मिलेगा। हमारी भी एक रिप्लेनिशमेंट की लिमिट है, हमारी भी एक स्टॉक्स की लिमिट है, बट इंशाल्लाह हमने इस दफ़ा काफ़ी फूल प्रूफ इंतजाम किए हैं ताकि एटलीस्ट हर स्टोर 2 दफ़ा दिन में रिप्लेनिश हो, रात को अलग रिप्लेनिशमेंट उसकी होगी। एक तो सवाल ही है। दूसरा आपका बड़ा अच्छा सवाल है, हमारे 4800 स्टोर्स हैं जी और हमारी कोशिश है कि और भी बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त रमज़ान में 4800 होंगे। लेकिन इसके साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तकरीबन हम 50 से 70 के करीब मोबाइल स्टोर्स चलाएंगे। वो मोबाइल स्टोर्स ऑन व्हील होंगे जिन इलाकों में हमारे स्टोर्स नहीं हैं, यहाँ जो लोग गुरबत की लकीर से नीचे हैं,
और वो नहीं, तो वो मोबाइल स्टोर्स जाएंगे और वो वहाँ जाके लोग अपनी ज़रूरी अशिया जो वो खरीद सकेंगे। तो ये है जी हमारे उमर साहब, इंशाल्लाह। इसके अलावा एक और मामला है जिस पर लोगों की काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ये है कि कंडीशंस लगा दी जाती हैं कि अगर आपने आटा और चीनी लेना है तो बाकी आपको 7 दीगर अशिया भी खरीदनी पड़ेंगी। अगर आपकी ये 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत है तो वो सिर्फ पूरी नहीं करता यूटिलिटी स्टोर। ये कंडीशंस लगाने की क्या वजह है? क्योंकि गरीब आदमी के ऊपर अगर प्रेशर डालेंगे तो फिर शायद वो ये भी ना खरीद सके। हमने जी ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई, लेकिन आप हमारी पोजीशन समझने की कोशिश करें कि जो साहिबान आएंगे और ठीक है, और लेकिन उनकी अगर कीमत हमारे पास जो बाकी स्टॉक्स हैं वो भी पड़े, तो हम लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी बाकी चीज़ें भी अगर ख़रीदें। लेकिन अगर आप डेली आके मुझसे चीनी, आटा, घी सिर्फ ले जाते रहेंगे तो और बाकी लोगों को नहीं वो मिलेगा, और बाकी ज़रूरतें अशिया लोगों, कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये रूटीन बना लेते हैं, तो उसको कर्ब करने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि उनको कह दीजिए आप बाकी भी कुछ चीज़ें हमसे ले लें, ताकि हमारे भी थोड़ा जो एक्सपेंसेस है शेयर हो जाए एक। और दूसरा, इसको मैं थोड़ा डिस्करेज करना चाहता हूँ कि जो लोग सिर्फ आटा, दाल, चीनी और हर रोज या हर दूसरे रोज आके हमसे लें और उसको एक बिजनेस ना बना लें, और ताकि बाहर जाके तो ये है दो कि हमने इस पे कोई फिक्स कंडीशन नहीं लगाई। बिल्कुल कोई फिक्स कंडीशन नहीं है, लेकिन कर्व और ग्राफ को बेहतर करने के लिए कहा जाता है कि अगर लोग प्रेफर करें कि पूरी ग्रॉसरी वहां से हो तो भी सिचुएशन बेहतर हो जाती है। उमर लोधी साहब, ये कहिएगा, अब रमजान आने वाला है, रमजान की आमद है, कब से ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा? सस्ती अशिया कब से मिलना शुरू हो जाएंगी सब्सिडी के तहत? क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि फर्स्ट रोजा है तो ही लोगों ने जाके ग्रॉसरी करनी है, लोगों ने पहले से चीजें लेना शुरू कर देते हैं। तो क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया या कब तक होगा? 5 चीज़ों का कि आज भी वही प्राइस है, आटा, दालें, घी, चीनी और चावल, वही प्राइस जो रमज़ान में है, यानी आटा 800 रुपये का आज भी है, 68 रुपीज़ की चीनी आज भी है, घी 170 का, ये तो 5 की वही है। जो 19 हैं प्रोडक्ट्स, उसका इतलाक 10 से होगा। रमज़ान इंशाल्लाह 14 या 15 या 13 या 14 से, हम इसलिए 2 से 3 दिन पहले शुरू कर रहे हैं। लेकिन मेरी लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक दिन पहले मत आएं। जब एक दिन पहले आप आएंगे तो मैं आपको अभी कह रहा हूँ, आपको ये शिकायत मिलेगी कि स्टॉक्स नहीं है, बिकॉज उस दिन अगर सारी पॉपुलेशन उस दिन ही स्टोरों पे आके चीज़ें खरीदने की कोशिश करेगी तो हमारा स्टाफ नहीं कर सकेगा, हम रिप्लेनिश नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए अगर आप रोज़े से एक रात पहले तशरीफ़ लाएंगे, आपको लाइनों में लगना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, और स्टॉक की शॉर्टेज इसलिए होगी बिकॉज उस दिन अगर मेरी कैपेसिटी एक दिन में 1000 लोगों को सर्व करने की और उस दिन मेरे पास लोग 2000 आ जाएंगे तो डेफिनेटली स्टॉक कम होगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है, 10 को आए, 11 को आए, 12 को आए, 13 को आए, 14 को आए, और उसके बाद रमजान में भी आए। ठीक है, क्योंकि 10 से ये तमाम अशिया मिलना शुरू हो जाएंगी और बाकी 5 अशिया तो ऑलरेडी मिल रही हैं, तो उससे आप फायदा उठा सकते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर। बहुत शुक्रिया उमर लोधी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे यूटिलिटी स्टोर, और बता रहे थे हमें कि किस तरह से प्लान बनाया गया है सस्ती अशिया यूटिलिटी स्टोर्स में मुहैया करने। लेकिन एक चीज़ मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी, जो कि मोबाइल स्टोर्स थे, कि वो पूरे एक मोबाइल मूवेबल स्टोर्स होंगे जो डिफरेंट इलाकों में जाएंगे और लोग खरीदना चाहें तो सस्ती अशिया उनको वहां पर भी मिल जाएंगी। इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिधर अगर कोई मुश्किल आ जाए, अगर कोई परेशानी आ जाए तो शायद हुकूमत उतनी सपोर्ट नहीं करती, बल्कि NGOs और इसके साथ साथ जो फलाही इदारे होते हैं वो आगे बढ़ चढ़ कर आवाम की खिदमत करते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं। और इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि आवाम भी भरपूर रिस्पॉन्स देती है। इन NGOs में, इन फलाही इदारों में एक बहुत बड़ा नाम अल खिदमत फाउंडेशन का भी है। बिल्कुल, और अल खिदमत फाउंडेशन ओवर द ईयर्स अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी ट्रांसपेरेंसी की पॉलिसी को साथ लेकर चलते हुए न सिर्फ लोगों के लिए एतमाद का ऐसा एक इदारा है, बल्कि लोग उम्मीद लगा कर बैठते हैं अपने मसाइल के हल के लिए, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो इंटरेस्ट फ्री लोन के हवाले से हो, वो एजुकेशन या तालीम के हवाले से हो, वो गरीब बच्चों की कफालत के हवाले से हो। तो ये सिलसिला तो कई सालों से चल ही रहा है, लेकिन पैंडेमिक में भी बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया अल खिदमत फाउंडेशन ने। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर मुश्ताक अहमद मंगट, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी के लिए।
और अभी जैसे हम अल खिदमत फाउंडेशन का जिक्र कर रहे थे कि लोगों के वेलफेयर के लिए हमेशा रोल प्ले किया, इस पेंडेमिक में भी बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपको बेहद शुक्रिया जी कि आप हमें बुलाते हैं और आपके ज़रिए हम अपनी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुंचाते हैं। ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये पेंडेमिक जब पिछले साल फरवरी के अंदर पाकिस्तान में इसके पहला पेशेंट आया ना, तो पहले दिन से ही अल खिदमत फाउंडेशन ने अपना एक पूरे का पूरा इस रिस्पॉन्स सेंटर बनाया। उसके तहत ये था कि सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट की गई ताकि बचा जाए। फिर उसके बाद हमने अपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स का अरेंजमेंट किया और वो हुकूमत के हवाले किए कि वो वहाँ पर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो। और फिर उसके बाद जितनी भी इसके लिए मेडिसिन चीज़ें थी वो सब के साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। बल्कि आपको जानकर ये खुशी होगी कि उन दिनों के अंदर जब कि कोरोना का टेस्ट जो है वो 8,000, 10,000, 12,000 पे था, हमने 3,000 और 4,000 के अंदर कोरोना के टेस्ट किए और पूरे पाकिस्तान में बेशुमार हमारी लैब्स थी जहाँ पे ये टेस्ट आज की डेट में भी हम 4,000 रुपये का वो टेस्ट करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान की प्रोवाइडेड किट के साथ ही करते हैं, इसलिए किसी तरह का उसमें कोई डाउट भी नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी डिजास्टर्स के अंदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान अपनी बाकी दीगर दोस्त NGOs के साथ मिलकर फ्रंट लाइन के ऊपर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अब चूंकि आपने जिक्र किया कि भरपूर कोशिश भी की आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने पेंडेमिक के दौरान, अब एक नया मरहला जो कि पाकिस्तान की आवाम फेस कर रही है, हुकूमत भी फेस कर रही है, वो वैक्सीन। गवर्नमेंट तो वैक्सीन लगा रही है, ऑब्वियसली वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन है वो थोड़ी महंगी है। जैसे आपने टेस्ट किए थे सस्ते, कुछ इस तरह का प्लान बनाया है कि यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाए और फिर आप इसको सस्ते लेकर आएँ वैक्सीन को? बहुत शुक्रिया जी, लेकिन मैं इससे पहले आपके सवाल का बराह रास्त जवाब देने से पहले थोड़ा सा डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली वैक्सीन जो है ना वो मिड दिसंबर 2020 के अंदर दुनिया में शुरू हुई और 4-5 कंपनीज़ की वैक्सीनेशन शुरू हुई ट्रायल्स के बाद। एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि हमें साइंसदानों की तारीफ़ करनी चाहिए कि 1 साल के अंदर उन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया, ट्रायल किए, पास किया और फिर उसको दुनिया भर में अप्रूव किया और फिर उसके बाद ये दुनिया में लगनी शुरू हुई। और इस वक्त जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीन लगी है वो इसराइल की है, जहाँ पे 60% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उसके अलावा मतलब बहरीन है, वहाँ 50+ है। इवन इन जो अमेरिका है उसके अंदर भी 20% लोगों को वो वैक्सीन लगा चुके हैं। आज बाइडन ने कहा है कि हम अप्रैल 19 तक तमाम अडल्ट्स के लिए वैक्सीन का अरेंजमेंट करेंगे। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर भी कोई 3% के करीब वैक्सीन लग चुकी है। हर रोज़ आज की तारीख में हर रोज़ तकरीबन 12 से 15 मिलियन लोगों को वैक्सीन रोज़ाना लग रही है। पाकिस्तान के अंदर जो डेटा है वो ये है कि हमने कहा कि हमें 3 मिलियन वैक्सीन जो है वो चाइना से मंगवाएंगे। कहीं एक दफ़ा 5 मिलियन की बात ही भाई, लेकिन जब ये लेटेस्ट मैंने पढ़ा वो असद उमर साहब ने कहा 3 मिलियन लगाएंगे। जो डॉक्टर फैसल साहब हैं हमारे हेड हैं जो इस सारे काम को देखें, उन्होंने कहा जी अब तक हम पाकिस्तान में 0.9 मिलियन यानी 9 लाख लोगों को वो वैक्सीन लग चुकी हैं। जबकि हम अगर 200 मिलियन की आबादी है तो 0.9 तो 0.5% आटे में नमक के बराबर। अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो शायद मतलब ये बहुत देर लग जाए, कई साल लग जाए। तो इस वक्त 2 विंडोज खुली हुई हैं। एक सरकार की है जहाँ पे उन्होंने 3 मिलियन या 5 मिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं, वो फ्री लगा रहे हैं, उसके लिए सेंटर बने हैं, उनकी वेबसाइट है, मैं भी खुद गया हूँ, एक्सीलेंट, हर चीज़ काबिल तारीफ है। दूसरी तरफ प्राइवेट चैनल ने मंगवाई है, वो 12 से 13,000 रुपये के अंदर इसको लगा रहे हैं और उसमें मैंने आज एक जगह पता किया तो वो उनके पास पहली कंसाइनमेंट ख़त्म भी हो चुकी है। अब वो कह रहे हैं कि जब दूसरी कंसाइनमेंट आएगी तो फिर हम ये काम करेंगे। हम ये कहते हैं कि तीसरा रास्ता को अपनाएं। तीसरा रास्ता ये है कि दुनिया में ये 12,000 की नहीं है, 12,000 में नफ़ा भी शामिल है, ओवरहेड भी शामिल है, सारा कुछ शामिल है। तो हम ये कहते हैं कि हमें आप नॉन कमर्शियल बेसिस पर इसे इम्पोर्ट की इजाज़त दें। हम अकेले नहीं करना चाहते, हम कोई NGOs का कंसोर्शियम बनाना चाहते हैं। तो हम हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त से जो वो अप्रूव करें वो हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करके उसको बगैर किसी नफ़े के, नुकसान के और अपने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का खास डालकर, तो हमारा अपना ख्याल ये है कि हमको 3 से 4,000 रुपये के दरमियान में से मैनेज कर सकते हैं, हमारा ख्याल है। लेकिन ज़ाहिर जब एक्चुअल करेंगे तो वो दुनिया जहान के अंदर प्राइवेट जो वैक्सीनेशन है ये चल रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा हुआ। अगर ये काम हमें वो दे दें और हमारे इस वक्त 42 बड़े अस्पताल हैं, 52 हमारे डायग्नोस्टिक लैब्स हैं और हमारे साथ बेशुमार और अदारे हैं, तो हम भी एक काम जो है ना इस सिलसिले में कर सकते हैं कि जी कि भी हम बहुत ही लो कास्ट के ऊपर लोगों इस बारे में बात हुई है अब तक? जी हमने एक ख़त जो है जी हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों को लिखा है, तो वो हम मतलब उसमें हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि जी आप हमें इसकी इजाज़त दें, हमें फैसिलिटेट करें ताकि एक 3rd विंडो भी खुल जाए जो मिडिल मतलब दरमियानी आमदन वाले हैं, तो
तो वो जो वहाँ नहीं जा सकते, अगर आप एक्सपो सेंटर में जाएं तो अब वहाँ भी बहुत लंबी लंबी कतारें प्रेशर है ना, बिल्कुल सही। अब वो 50 ईयर्स को भी उन्होंने लॉ कर दिया है, तो जाहिर है एक और रश बढ़ जाएगा। प्रेशर बिल्ट अप हो रहा है, लेकिन सिस्टम गवर्नमेंट का बड़ा जबरदस्त जी, है, वो जबरदस्त है, लेकिन क्योंकि इसमें- वो फेज वाइज हो रहा है तो उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। और आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, जो पूरी वैक्सीन 12,000 13,000 या इवन 5-6 हजार जो भी कीमत फिक्स की है वो नहीं दे सकते, तो उसको अगर डिस्काउंटेड प्राइस पर अलखदमत सेंटर्स पर मिलेगा तो लोगों के लिए आसान होगा। जहाँ एक ने करानी होगी वहाँ 3 फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो बल्कि करा हमारी सकेंगे हमने तो same उनको price ये भी में। तजवीज़ दी है जी कि जो मतलब मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनको भी इसी तरह से फैसिलिटेट करें कि वो अपने जो वहाँ फैक्ट्रीज ओनर्स हैं वो अपनी फैक्ट्रीज के लिए, मिल्स के Subsidized लिए rates होने चाहिए सब्सिडाइज रेट पे आप उनको मंगवाने की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को देखें जी। सीधी सी बात है, हम 200 मिलियन की आबादी का मुल्क है, अगर तमाम अडल्ट को भी लगाने हो तो हमारे पास कोई 10-12 मिलियन लोग तो मौजूद हैं। अगर हमने अब तक सिर्फ 1 मिलियन को भी नहीं लगाई तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना टाइम लग सकता है, टाइम कितना कितना लगेगा बिल्कुल ये 100 मिलियन लोगों को लगाने के लिए। तो आपको लग रहा है कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा गवर्नमेंट की हम तरफ जी, से? हम- क्योंकि लोग तो आपके बैक पे खड़े रहेंगे, जी, हम तो फंड्स की मद में हो, डोनेशन मैं आपसे कहूँगा जब ये हमें इजाज़त देंगे तो हम लोगों से डोनेशन मांगेंगे कि जी आप डोनेट करें कि हम 100 वैक्सीन जरूरतमंद लोगों को फ्री लगा दें। लेकिन तो इसके लिए free of गवर्नमेंट को cost आपको गरीबों को जो है जी पहले allow गवर्नमेंट को करना इजाज़त पड़ेगा। देना पड़ेगा, हमें उन्हें अलाउ करना पड़ेगा कि जी आप मंगवाएं, क्योंकि बड़ी कंसाइनमेंट आती हैं तो उस बड़ी कंसाइनमेंट में हम इकट्ठे होकर कर डॉक्टर सकते साहब की हैं। बात बिल्कुल सही है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द गवर्नमेंट इस पर फैसला करे, जी, क्योंकि जी। वक्त जो है वो कम है और जी, काम जी, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक और काम जो कि आइंदा चंद दिनों में आने वाला है, रमज़ान के हवाले से पाकिस्तान में ऑब्वियसली बहुत से मसाइल भी हैं, लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, लोग बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। हमेशा आपने बड़ी खिदमत की लोगों की, इस दफ़ा क्या प्लान बनाए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो रमज़ान जो खुसूसी तौर पर हम ऑर्फन बच्चों के लिए करते हैं, जो आज से 5-6 साल पहले हमने काम शुरू किया था, हमारा ख्याल था थोड़ा सा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त 14,000 बच्चों तक पहुंच चुके हैं, जिनमें घरों में रहने वाले बच्चे भी हैं और हमारे जो आगोश हैं सेंटर्स में उसमें रहने वाले। सेंटर 14 आगोश हमारे काम कर रहे हैं, 10 ज़ेर तामीर हैं, 5 पिलाने की फेज़ के ऊपर हैं और बाकी 12,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे घरों के अंदर हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि 42 लाख की जो फिगर आती है कि ये पाकिस्तान में यतीम बच्चे हैं, उसमें से ये 10-12 हज़ार तो कुछ भी कोई परसेंटेज भी नहीं बनती। तो हमारा ख्याल ये है कि कम से कम ये मिलियंस के अंदर तो होने चाहिए। अगर 42 है तो 500,000 2 मिलियन तक तो ये पहुँचना चाहिए। इस वक्त भी इस पूरे प्रोजेक्ट में तकरीबन 1 करोड़ रुपया हम आवाम से लेते हैं, लोगों से लेते हैं, साहिब खैर से लेते हैं, उसको प्रॉपरली टोटली कंप्यूटराइज तरीके से उसको कंट्रोल करके लोगों के अकाउंट्स तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये भी बहुत बड़ी रकम है और ये हमारे बहन भाई ही देते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है। तो हम इस मौके पर यह भी गुजारिश करेंगे कि जहाँ आपने और बहुत कुछ देना है तो एक बच्चे की सालाना कफालत जो है वो 4,000 रुपये महीना है, 125 रुपया भी रोज़ नहीं बनती। इतने को तो आप बच्चे को टॉफ़ी और कुछ चीज़ें लेते हैं, तो जहाँ पे आप अपने 4-5 बच्चे पालते हैं तो एक आध बच्चे की कफालत अपने ज़िम्मे लें। हम इंशाल्लाह ये गारंटी करते हैं कि उस बच्चे की चारों ज़रूरियत पूरी करेंगे, तालीमी भी करेंगे, तरबियत की भी करेंगे और उसके घर के अंदर उसकी एक तरह से खुराक की तालीम भी बरकरार करेंगे कि है ही हमारा जो बेसिक ज़रूरियात हैं, और फिर हम उसकी नफ्सियाती भी उसको काबिल करते हैं। हम बल्कि बहुत जगहों पे हम उसको यतीम कहते ही नहीं, हमसे कहते हैं बाहिम्मत बच्चा, और उसकी माँ को बेवा नहीं कहते, हम उसे कहते हैं बाहिम्मत माएँ। और हमने उनके लिए अलग से लोन भी किया है, हम हर महीने उनको इंडिपेंडेंट हो सकें और अपना देखिए जो होना था उनके साथ हो गया, वो तो हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये तो हमारे कंट्रोल में। मैं इस मौके पर आपकी वसासत से हदीस ये सुनाना चाहूँगा कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि बेहतरीन घर वो है जहाँ पे यतीम के साथ बेहतरीन सलूक किया जाए। तो अगर 42 लाख बच्चों में से बहुत सारे बच्चे सुबह काम पे जाते हैं, कोई कागज़ चुनने जाता है, कोई खोखे पे जाता है, तो हम अच्छा सलूक नहीं कर रहे। पाकिस्तान मेरा और अब सबका घर है, तो इस घर के अंदर ज़रूरी है कि हम यतीम बच्चों के साथ अच्छा सलूक करें। जैसे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं इसी तरह से यतीम बच्चे को तो पहले जाना चाहिए, उसकी ज़रूरत तो पहले है कि वो मांगने ना आए, हमें उसके घर जाकर उसको देना है। तो इसकी वजह से कि अल्लाह करे कि इस रमज़ान के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा दें। और मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूँ कि जितना भी कोरोना हुआ, जो भी कुछ हुआ, आप यकीन करें इस कौम के अंदर, पाकिस्तानी लोगों के अंदर देने का जज्बा बेइंतहा चैरिटी में वन ऑफ द टॉप कंट्रीज पाकिस्तान है और लोग जो हैं वो दिल खोल कर अतियात देते हैं और उसमें फिर जाहिर है ये भी आ जाता है कि अपने दर्जात भी बुलंद होंगे, सवाब भी होगा, वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं और बड़ा स्ट्रांगली हम इस चीज़ में बिलीव भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब एक मैसेज जो आप पाकिस्तानी आवाम को देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? मैं जी इस मौके पर 2 बातें आपसे करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये कोरोना का जो इस वक्त सेकंड वेव चल रही है ना, ये काफ़ी ख़तरनाक है और हम उसको उतना सीरियस नहीं ले रहे जितना हमने पिछले साल मार्च अप्रैल के अंदर सीरियसली लिया। लोग उसके साथ साथ वो एक तो ये है कि भी
इस सिलसिले में हमें ज़्यादा मुहतात होना चाहिए। दूसरा ये कि भी इस मौके के ऊपर हमें ये वैक्सीनेशन के अमल में अपना हिस्सा डालना चाहिए। अगर हुकूमत पाकिस्तान हमारी इस तजवीज़ पे राज़ी हो, और मैं लोगों से भी कहूँगा कि वो भी हमारी इस तजवीज़ के मतलब हुकूमत को लिखें ताकि वो इस पर गौर करें। और तो हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में लोगों को अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर ये वैक्सीन अबंडेंटली अवेलेबल हो, ताकि जो भी बचत हमसे हो सके। बड़ा ज़बरदस्त आइडिया जी आपका डॉक्टर मुश्ताक साहब, और हम उम्मीद करते हैं जो आपने अपील की है और जो लोग भी चाहते हैं यही हो, गवर्नमेंट इसको अच्छे तरीके से फ़ौरन रिस्पॉन्स करे ताकि लोगों को ये जो मुश्किलात हैं वैक्सीन के हवाले से, जो प्राइस बहुत ज़्यादा है, ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बहुत है, वो अगर इस तरह के इदारों की मदद की जाएगी तो ये प्रेशर कम हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। और नजर हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। जैसा कि प्रोग्राम का आगाज़ आज हमने किया था कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है दुनिया भर में, और आपकी हेल्थ का बराह रास्त ताल्लुक तो बहुत सी चीज़ों से होता है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी ओरल हेल्थ जो है वो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और अब जो भी आप ग़ज़ा खाते हैं उसके असरात होते हैं, और फिर जो मसाइल आते हैं आपके वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दांतों के मसाइल हैं, मसूड़ों के मसाइल हैं, और फिर बदहज़मी भी हो जाती है यहीं पर अगर मामला ख़राब हो जाए तो। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो पाकिस्तान में डेंटिस्ट्री का इलाज हो रहा है वो किस हद तक आगे बढ़ चुका है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने स्टूडियो में मौजूद किया डॉक्टर अमजद साहब को, डेंटिस्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। ये जो सिचुएशन है हम जिस तरह से बात कर रहे हैं डेंटिस्ट्री की पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है कि कितनी अवेयरनेस है, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत हाईली पॉपुलेटेड अंडर डेवलप्ड कंट्री है, और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो यूनिक नहीं है, ये सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऐसे हैं। डेंटिस्ट्री और इन जनरल हेल्थ की अवेयरनेस हमारे यहाँ बहुत कम है अभी तक भी। अगर आप देखेंगे तो मे बी 1% लोग भी नहीं हैं जो अवेयर हों इसके बारे में। तो इसकी मेन वजह जो वो तो मईशत है, इकोनॉमिक्स है हमारे यहाँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स मुल्क की कंडीशंस पुअर हैं, तो इसकी वजह से स्टेट लेवल अवेयरनेस नहीं दी गई। तो इस वजह से ये मसाइल ज़्यादा इस वक्त इसी वजह से हैं कि जो बहुत बड़ा सेगमेंट है पुअर पॉपुलेशन, उसको तो बिल्कुल पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। और जो इवन थोड़े से अफोर्डिंग भी हैं उनकी भी, क्योंकि हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है, तो इसलिए हेल्थ के ऊपर उनको कुछ नहीं पता, वो लास्ट मिनट रिजॉर्ट करते हैं बोथ इन डेंटिस्ट्री और जनरल हेल्थ में भी। जब उनका बहुत, मतलब आपने देखा होगा लोग अपने ब्लड प्रेशर को भी डिनाई करते हैं, डायबिटीज़ को भी डिनाई करते हैं, तो दांतों का प्रॉब्लम तो जब दर्द होता है तो उसी वक्त उन्हें उस वक्त भी सेल्फ मेडिकेशन पर चले जाते हैं अनटिल अनलेस दांत निकालना पड़ जाए, ये दांत आकर कहे कि प्लीज मुझे डॉक्टर पे ले जाएं, तब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ऑन अ लाइटर नोट ये एक्चुअली होता है। डॉक्टर साहब, जैसे हम जिक्र करें कि वर्ल्ड हेल्थ डे भी है आज, तो आपने कोई भी बैक्टीरिया खाना है, वायरस खाना है, जर्म्स खाने हैं, वो आपके मुंह से ही अंदर जाने हैं। आपकी ओरल हेल्थ अगर बेहतर नहीं है, आप ठीक से खाना नहीं खा सकते, आपके बाकी ऑर्गन्स, बाकी बॉडी डिवाइड होगी, डिस्टर्ब होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ओरल हेल्थ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ओवरऑल हेल्थ के अंदर। आप आज इस प्लेटफॉर्म से क्या टिप्स देना चाहेंगे ओरल हेल्थ के ख्याल रखने की? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम बिल्कुल पसे पुश डाल देते हैं और हमें प्रायोरिटी के ऊपर करनी चाहिए? देखिए, उसमें आपकी पहली बात से कि ये गेटवे है, ये रास्ता है डिजीजेस का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज जो हमारी न्यूट्रिशन, कोई भी डिजीज हो, क्योंकि हमारी न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसकी वजह से डिजीजेस आती हैं बॉडी में भी। तो अगर हमारे दांत सेहतमंद नहीं है तो उसकी वजह से हम प्रॉपर च्यू नहीं चीज़ों को कर सकते, और जब वो प्रॉपर च्यू नहीं करते तो वो जो जब जाती हैं स्टमक में तो वो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो उसमें ज़्यादा देखें, आजकल जो ब्रशिंग है ब्रश अब एक बड़े सस्ते भी मिल जाते हैं, तो ब्रशिंग एक बहुत ही अहम एलिमेंट है। ब्रश जो है वो तकरीबन दिन में 2 दफ़ा बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा सुबह में बेहतर है कि नाश्ते के बाद, और एक दफ़ा रात में सोने से पहले। दिस शुड बी द लास्ट थिंग रात में। तो ये सबसे की है। ब्रश अगर कोई नहीं अफोर्ड करता तो इवन वो उंगली से भी कर सकता है प्रॉपर अच्छी तरह से। कुछ ना करने से देखें बेहतर है आप उंगली से भी जाएं, और अगर आपके पास टूथपेस्ट भी नहीं है इवन देन आप टूथपेस्ट के बगैर भी अपनी उंगली से जाएं और जाके उसको, यहाँ बेकिंग सोडाज इस तरह की थोड़ी भी चीजें, मतलब बेटर देन समथिंग नॉट टू क्लीन से अच्छा, और रिंस करें अच्छी तरह, कुल्ली करें आप उसके बाद, वो बहुत हेल्प करती है। तो जितना आप कर लेंगे उतना ही हाइजीन बेसिकली होना, हाइजीनिक होना इसमें बड़ा। इवन एट द लोअर लेवल जो लोग अफोर्ड नहीं करते उनके लिए भी
जो हमारी बहुत बड़ा तबका है, तो उनके लिए कि कम से कम वो ये करेंगे तो इससे भी उनको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि ब्रशिंग करना या फिर मिनिमम जो भी आपने तरीका बताया ये है, इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि आपने जिस तरह से बड़ी अच्छी बात की कि लास्ट मिनट रिजॉर्ट के तौर पे आप अपना इलाज कराने जाते हैं, ऐसा ना हो कि हम लास्ट मिनट में जाएं। क्या ऐसे सिम्टम्स हैं, क्या ऐसे साइंस आते हैं जिससे आपको सिग्नल मिल जाना चाहिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गए और आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास? देखिए, दांतों के केस में तो ये है कि जनरली लोगों को ब्लीडिंग गम्स आते हैं। ठीक है। कई दफ़ा लोगों को जैसे लगता है मेरे दांतों में खाना फंस रहा है। कई वो खाना दांतों के दरमियान में भी फंसता है, अगर दांत में कैविटी हो उसमें भी फंसता है। क्योंकि होता यह है कि जो कैविटी है, जिसे हम आम जुबान में कीड़ा लगना कहते हैं, उसमें दर्द नहीं होता। तो पेशेंट्स को नहीं पता होता लोगों को कि मेरे अंदर एक डिजीज चल रही है। इसी तरह जो दो ही मेन डिजीजेज हैं, एक कैविटी कीड़ा लगना और दूसरी गम्स की इन्फेक्शन, मसूड़ों की। इन दोनों में दर्द नहीं आता, दर्द इज बड़ी लेट जाके आता है। तो उससे पहले के कुछ साइंस, कई लोगों को ब्लीडिंग गम्स होगी, कहीं फूड पैकिंग, दांतों में खाना फंसेगा, उसमें इस तरह की चीजों से थोड़े या सेंसिटिविटी होना, ये थोड़े से कुछ अर्ली साइंस होते हैं। अगर उसमें कोई चला जाए, लेकिन ये खुद से भी ठीक भी हो जाते हैं, यानी कुछ चीजें ब्लीडिंग कम भी रुक जाते हैं खुद से, और कई टूथपेस्ट है उनसे भी रुक जाते हैं, लेकिन वो डिजीज खत्म नहीं होती। डिजीज इज देयर, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना उसको आपको क्योर कराना पड़ेगा, अदरवाइज अल्टीमेटली वो प्रोग्रेस कर रही होती है डिजीज अपनी जगह पे। बिल्कुल सही। तो ये उसके अर्ली सिम्टम्स में ये। अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाट इज मोस्ट आइडियल सिचुएशन, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में हम ये देखते हैं कि छोटे बच्चे से ही आपके डेंटिस्ट का एवरी 6 मंथ्स एवरी मंथ या जो भी आपका प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो है वो विजिट्स हो रहे होते हैं, रेगुलर चेकअप्स हो रहे होते हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट, पाकिस्तान में क्या ऐसे होना चाहिए, कैसे इस चीज़ को हम रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं या लोगों को अवेयर कर सकते हैं? देखिए, आइडियल सिनेरियो तो यही है, लोगों को वेस्ट में 6 मंथ्स हैं, वहाँ पे एक रीज़न ये हुई कि जब स्टेट को कवरेज देनी पड़ती है या इंश्योरेंस कंपनीज को देनी पड़ती है, तो फिर वो देखते हैं कि जब एक बीमारी का इलाज करना पड़ता है तो इट कॉस्ट अ लॉट, तो प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं। तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्होंने बनाए कि आप 6 मंथ्स चेकअप्स कराएं, इसी तरह हेल्थ रिलेटेड ईयरली ब्लड टेस्ट ये वो होते हैं। तो हमारे यहाँ भी स्टेट तो भी उसमें एक्टिव नहीं है, लेकिन अब एक आ रहा है हेल्थ इंसाफ कार्ड, जो हेल्थ कार्ड है, ये बड़ी एक अच्छी चीज होगी अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो। लेकिन इसमें भी मेरा ख्याल है वो टाइम आएगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी इसको कर रही है वो लोगों को इस तरफ लाएंगे कि अपनी प्रिवेंशन को मैंडेटरी करेंगे। आपने जिक्र किया है कि इंश्योरेंस कंपनीज हैं वहाँ पर, पाकिस्तान में अभी गवर्नमेंट भी उतनी आगे नहीं है। आपने बात की महंगे इलाज की, क्या वजह है? ये डेंटिस्ट्री का इलाज इतना महंगा क्यों है? बाकी भी तो है ना डिजीजेज, लेकिन ये वाहिद क्यों समझा जाता है कि बहुत महंगा? नहीं, इलाज देखें है सारे ही महंगे। देखिए, डेंटिस्ट्री एक प्रोसीजरल है, एक सर्जरी है, तो आप देखें जहां भी सर्जरी होती है वो महंगी होती है। एक है ना, आप डॉक्टर कंसल्टेशन गए, उन्होंने आपसे 500 से लेकर 2000 3000 ले लिए, लेकिन जहां भी प्रोसीजर इन्वॉल्व हो जाएगा, सर्जरी इन्वॉल्व हो जाएगा, आप देखें वो एक्सपेंसिव ही होता है। तो डेंटिस्ट्री एक्चुअली टोटली सर्जरी है, तो इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट इन्वॉल्व हैं, इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व हैं, मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं, अदर देन द डेंटिस्ट लेबर। और आपको स्टाफिंग ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक डेंटिस्ट के लिए अकेले काम करना पॉसिबल नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। और फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है, जैसे हमारे मोबाइल फोन्स बेहतर हो रहे हैं तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो इसी तरह डेंटिस्ट्री में और हेल्थ सेक्टर में भी जो टेक्नोलॉजीज ऊपर जा रही हैं उससे कॉस्ट बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। तो ट्रीटमेंट बेहतर हो गए, तो इसलिए ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये डेंटिस्ट्री इन पर्टिकुलर, ये सारा प्रोसीजरल इलाज है। इसमें मेनली आपके हम सर्जरीज में ही होते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव। बिल्कुल सही, लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप इन तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए रेगुलर चेकअप्स की तरफ जाएंगे तो ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स जो हैं उनकी तरफ नहीं जाना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज टिप ऑफ द डे कि अपना ख्याल रखें, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं ख्याल रखने वाले, फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट हैं, तो उनको चेकअप कराएं, खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन करा के इस नहज पे ना पहुंच जाएं कि फिर आपको प्रोसीजर ही कराना पड़े, वैसे इलाज मुमकिन ना हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे, और ये चीज़ बड़ी ज़रूरी अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए। और फिर अगर आपने अपना ख्याल रखना है कि आपको कुछ चीज़ सस्ती चाहिए तो फिर वाउच 365 हासिल कीजिए, खाना भी सस्ता मिलेगा, और इसके साथ अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो भी आपको बहुत से ब्रांड्स में सस्ती मिल सकती है। बिल्कुल, बाय वन गेट वन फ्री की फैसिलिटी मिल रही है। एंड वाउच 365 है 6000 प्लस ब्रांड्स ऑन बोर्ड एंड 15000 प्लस कूपन्स। और जो ब्रांड्स ऑन बोर्ड हैं उसमें OPTP है, बेलाविटा है, कोल कैफे है, बर्गर किंग है, पिज्जा हट है, सनाबन है, रमादा प्लाजा है, PC है, मूव एंड पिक है।
ये वो तमाम जगह हैं जहां पर अगर आप ये कार्ड यूज करेंगे तो आप बाय वन गेट वन फ्री जो है, वो चाहे मील है या कोई भी चीज है, वो आपको और बड़ी जबरदस्त ऑफर्स हैं। और जो शहर हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, एबटाबाद और बहावलपुर में यहाँ पर इनकी आपके आउटलेट्स हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। 6000 प्लस ब्रांड्स और 15,000 से ज़्यादा कूपन्स, वाउचर्स आपको मिलेंगे। तो ज़रूर जाइए, आप इसका फ़ायदा उठाते हुए विजिट